हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए है। 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक जो आज मैं लेकर आया हूं वह है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में सबसे पहली चीज हम बात करेंगे लिमिट्स की, क्योंकि कैलकुलस की फील्ड की अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत जो है वो लिमिट से होती है। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं समझाने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ लिमिट, कि लिमिट का कंसेप्ट क्या है। समझने की कोशिश हमें ये करनी है कि लिमिट का कंसेप्ट है क्या, लिमिट हम किसे कहते हैं। इसको समझ, लिमिट्स को समझने के लिए जरूरी है कंसेप्ट ऑफ लिमिट, यानी लिमिट, व्हाट इज लिमिट, लिमिट है क्या। इसे समझने के लिए जरूरी यह है कि हमें यह समझना होगा, ये जानना होगा कि जो हमारा मैथ है, जो हमारा करंट मैथ है, जो नॉर्मल मैथ हमारा है, इस मैथ की हद कहां तक है, इस मैथ की हद कहां तक है। जब हमें इस मैथ की हद के बारे में पता चलेगा, फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे इस मैथ की हद से बाहर हैं, और जो इस मैथ की हद से, मैथ की लिमिट से बाहर हैं, वहां हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैथ ने एक्सप्लेन नहीं किया है, जो हमारा करंट मैथ है इसे उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया है अभी तक। तो यानी वहां पर इसकी हद खत्म हो जाती है, वहां हम लिमिट्स की बात करते हैं, वहां हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां हम देखते हैं कि लिमिट्स का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं, जरूरी यह है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम जरूरी यह है, पहली चीज हम ये जाने कि हमारा जो मैथ है, ये मैथ की हद क्या है। जहां इसकी हद खत्म होती है ना, जहां मैथ की लिमिट खत्म हो गई, वहां हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बोलेंगे सर क्या कहते हैं, जहां लिमिट खत्म हो गया, वहां जहां मैथ की लिमिट्स खत्म हो गई, वहां हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ अजीब सी बात कर दी सर ने, तो ध्यान रखिएगा। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं 7 डिवाइडेड बाय 7, ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? 1। 7/7 1 के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं 0/7, तो ये हो गया हमारे पास 0। और इसी तरीके से अगर हम लेते हैं 7/0, इससे पहले आपने क्या पढ़ा है? 7/0 आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, मतलब आपको याद होगा स्टूडेंट 10th तक जब आप ये पढ़ते हो 7/0, आप इसे कहते हो नॉट डिफाइंड, कि हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने रेशनल नंबर पढ़ा था। हम कहते हैं कि रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, क्यों इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ा है इससे पहले। लेकिन जब हम 7/0 लेते हैं स्टूडेंट्स, हम इसे कहते हैं इंफिनिटी। ये जो 7/0 आज हो गया ना आपके पास, ये हो गया आपके पास इंफिनिटी। पहले क्या था, हम क्या देते थे, लिख देते थे नॉट डिफाइंड। अब आप नॉट डिफाइंड नहीं, बल्कि आप इंफिनिटी कहते हैं। जो इंफिनिटी हमारे पास है, जब हम इंफिनिटी की बात करते हैं, इट इज नॉट ए नंबर। ये हमारे पास नंबर, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक सिंबल हमारे पास है विच रिप्रेजेंट ए लार्ज वैल्यू। इंफिनिटी इज ए सिंबल, ये एक सिंबल है जो एक लार्ज वैल्यू या एक दूर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना जिस वैल्यू की हमें कोई खबर नहीं है। इंफिनिटी जो है, इट इज ए सिंबल, इट इज नॉट ए नंबर। याद रखिएगा, जब हम लिखते हैं 7/0, ये बन गया हमारे पास इंफिनिटी। 7/0 का आप क्या कहते हैं? इंफिनिटी। इंफिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज ए सिंबल। ये एक सिंबल है, ये कोई नंबर नहीं है, जो रिप्रेजेंट करता है एक लार्ज वैल्यू के, एक बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत दूर की वैल्यू है, जिस वैल्यू के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं स्टूडेंट्स। और हम ये भी जानते हैं कि इंफिनिटी एक नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जो ये इंफिनिटी हमारे पास है, इनके साथ हम माइनस और प्लस का साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इंफिनिटी जो है ये कोई नंबर नहीं है, नंबर ना होने के बावजूद भी स्टिल वी आर यूजिंग साइन माइनस एंड प्लस विद इट। हम इसके साथ माइनस भी इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ प्लस भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इंफिनिटी जो है ये कोई नंबर नहीं है, नंबर ना होने के बावजूद भी हम इंफिनिटी के साथ माइनस और प्लस जो है इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। ये कुछ चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मिसाल के तौर पर अभी आप कहेंगे कि सर हमने, ठीक है, 7/0 जो हमारे पास है वो इंफिनिटी है, 0/7 जो हमारे पास है 0 है, 7/7 जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है। ये तमाम चीजें जो है ये मैथ जो है वो दिखा देता है, इन्हें एक्सप्लेन करके दिखाता है। जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, इन्फिनिटी फिलहाल आप जब आप 11th-12th की बात करते हैं, 11th-12th में आप इन्फिनिटी के बारे में इतना याद रखें कि एक सिंबल है, ये कोई एक नंबर हमारे पास नहीं है, इसके साथ माइनस प्लस आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन्फिनिटी के बारे में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में आप इन्फिनिटी के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे। आप हायर क्लासेस में रियल एनालिसिस जो है एक चैप्टर ही होता है, इसके रिलेटेड एक सब्जेक्ट ही होता है, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें आप इन्फिनिटी के बारे में काफी कुछ जानेंगे, इन्फिनिटी असल में इन्फिनिटी क्या है,
इन्फिनिटी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अभी आप काफी कुछ सीखोगे इस क्लास में भी इन्फिनिटी के बारे में, जो आपको 11th 12th के लिए जरूरत है इन्फिनिटी के लिए, मैं उसी बेसिक पर जाऊंगा फिलहाल। जब हम एक नंबर लेते हैं, मैं यहां पर लेता हूं, कुछ चीजें मैंने अभी आपसे कहा कि जहां पर मैथ की हद खत्म हो जाती है, मैंने आपसे कहा वहां हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं 0/0। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास जो ये 0/0 हमारे पास है, ये किसके बराबर है? जब हम 0/0 की बात करते हैं ना, ये किसके बराबर है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझसे पूछे, सारी दुनिया पूछती रह गई, इसको अभी तक मैथ ने एक्सप्लेन ही नहीं किया 0/0 किसके बराबर है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि ये जो 0/0 हमने, जैसे हमने लिया 7/7 = 1, यानी हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब सेम है तो 1, उस हिसाब से अगर पहले केस के हिसाब से देखें तो ये क्या हो गया, यानी 0 को 0 के साथ डिवाइड करें 1 हो ही नहीं सकता, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि 7/7 जो हमारे पास है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 0/0 जो है ये भी 1 के बराबर हो जाए, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। या यहाँ पर 0/7 जो है 0 या 7/0 जो हमारे पास है वो इन्फिनिटी, हम किसी भी केस में से ले जाए इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ऐसे नंबर्स, कुछ हमारे पास ऐसी चीजें, ऐसे फॉर्म्स हमारे पास आ जाती हैं जिन्हें मैथ जो है उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया आज तक, मैथ ने एक्सप्लेन करके नहीं दिया इन चीजों को। मैथ भी यहां पर जो है वो फेल है एक हिसाब से, कि यहां पर मैथ ने इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये जो हमारे पास 0/0 जो हमारे पास है, जब नंबर इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है ना, कोई भी फंक्शन जब हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? हम कहते हैं इसे इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बन जाता है ये? इनडिटरमिनेट, ठीक है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास होता है। ये वो चीज है जिसे मैथ भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये वो चीज है जिसे अभी तक मैथ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो किसी भी दूर के नंबर को नजदीक लाकर दिखाना जो है ना, वो हम किसमें लेते हैं? वो हम लिमिट्स में लेते हैं। यानी ये जो हमारे पास है 0/0 की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट हमारे पास फॉर्म है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये एक ऐसा फॉर्म है जिस फॉर्म को मैथ जो है वो भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। जब हम इसकी बात करते हैं, इसका कोई हमारे पास मीनिंग नहीं है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। लेकिन जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, उसका मतलब है, और मैंने अभी आपसे कहा कि इन्फिनिटी के बारे में आप आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे, मैथ लेंगे, वहां पर आप जानने की कोशिश करेंगे, वहां पर आपके पास इसके रिलेटेड जो है सब्जेक्ट ही मिलेगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम 0/0 की बात करते हैं, इसकी हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है। लॉजिकली हम देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, इसे हम आज तक जो है इसे कोई समझ नहीं पाया। लॉजिकली जो इसके मीनिंग हमारे पास 0/0 के हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं, तो मैथ भी इसके बारे में कुछ नहीं कहता। अब यहां पर जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं स्टूडेंट, इन्फिनिटी जो है, क्योंकि हमारे पास हम कहते हैं कि इन्फिनिटी क्या है, इज नॉट ए नंबर। इन्फिनिटी जो हमारे पास है ये एक सिंबल है, और ये एक ऐसा सिंबल है, और ये इन्फिनिटी जो है इसको आप पेपर पर तो ड्रा कर नहीं सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी है। जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, मैं आपको एक मिसाल दे दूं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी जो होती है ना, जब इन्फिनिटी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो बहुत दूर है, हम कहते हैं कि वो जब हम बात करते हैं इन्फिनिटी की, हम कहते हैं, कभी कभार हमसे पूछा जाता है कि नंबर्स कितने, हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर, इतने नंबर हैं कि जिनकी कोई हद ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कितने नंबर है। तो आप ऐसा सोचें कि जो नंबर हमसे बहुत दूर है, उस नंबर्स के लिए हम क्या कहते हैं कि वो इन्फिनिटी है। उसके बारे में जो जानकारी आपको मिलेगी वो आपको हायर क्लासेस में मिलेगी स्टूडेंट्स। अब हम क्या काम करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फॉर्म हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि जहां पर हम लिमिट्स इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि लिमिट्स का इस्तेमाल हम कहां करते हैं। ये जो फॉर्म हमारे पास है इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो इस फॉर्म के लिए हमारे पास क्या है कि हमें यहां पर लिमिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी चीजों के लिए हमें लिमिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है स्टूडेंट्स। कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास होते हैं, जैसे कि मैं आपसे ये कहूं, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं जिन्हें क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता है। क्लियरली डिफाइन ना करने वाले, मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं 0/0, ठीक है, अगर मैं लेता हूं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अगर मैं लेता हूं यहां पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर मैं लेता हूं यहां पर 0 इंटू इन्फिनिटी, या अगर मैं लेता हूं 0/0, ठीक है ना स्टूडेंट, ये वो चीजें हैं, ये वो फॉर्म हमारे पास है जिन्हें हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये वो फॉर्म है जिन्हें हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी इनको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। ये वो चीजें हैं जिन्हें क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, ये वो चीजें हैं जिन्हें क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, इन्हें हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब हम इन इनडिटरमिनेट फॉर्म को लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ये जो फॉर्म है आप लिख सकते हैं कि ये फॉर्म जो हमारे पास होते हैं इन्हें आप इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने यहां 0/0 लिख दिया था, ठीक है ना,
अब यहां ध्यान रखिएगा, मैं एक नंबर लेता हूं 3 रेज पावर 3 किसके बराबर हो गया स्टूडेंट? 27 के बराबर। 3 रेज पावर 3 जो हमारे पास है ये 27 के बराबर है। ऐसे ही अगर हम लेते हैं 3 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 3 रेज पावर 0 जो हमारे पास है वो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। और 0 रेज पावर 3 जो हमारे पास है वो हो गया हमारे पास 0 के बराबर। 0 रेज पावर 3 जो हमारे पास है ये मैंने ले लिया 3 रेज पावर 3 27, 3 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, 0 रेज पावर 3 इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहां पर 0 के बराबर। ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 0 रेज पावर 0 किसके बराबर होगा? अब अगर हम इस नंबर को निकालने की कोशिश करें, हम ये देखें 0 रेज पावर 3 27 के बराबर है, 0 रेज पावर 0 किसके बराबर होगा? कोई एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं मिलेगी हमारे पास। हमारे पास 3 रेज पावर 0 जो है 1 के बराबर। आप भाई आप कहेंगे सर 3 रेज पावर 0 ये किस तरह से 1 के बराबर हो गया? आप जानते हैं अगर आपके पास कोई एक नंबर है a, इसका पावर 0 है, इसका पावर हम कहते हैं एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ भी है, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इससे पहले। किस तरीके से हम लेते हैं? हम लेते हैं, समझ लीजिए कि हमारे पास ये 0 जो हमारे पास है ये हो गया m माइनस m हो गया ना 0 के बराबर। कंसीडर कर लिया कि 0 हमारे पास किसके बराबर है, तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं ना a रेज पावर m माइनस m। तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं a रेज पावर m डिवाइडेड बाय a रेज पावर m। और जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे पास, यहां पर हम देख सकते हैं ये दोनों सेम हमारे पास है, सेम नंबर है, तो आंसर 1 के बराबर आता है। तो हम ले सकते हैं एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, अब यही फार्मूला अगर हम लेते हैं किसके लिए? 0 के लिए, तो हम यहां पर ले सकते हैं ना 0 रेज पावर m माइनस m। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 0 रेज पावर m डिवाइडेड बाय 0 रेज पावर m। तो जब 0 रेज पावर m यानी 0 रेज पावर 3 वो किसके बराबर हो गया? 0। सो 0 रेज पावर m किसके बराबर हो गया? 0। 0 रेज पावर m किसके बराबर हो गया? 0। अब 0 को 0 के साथ डिफाइन, ये तो मैथ ने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही हमारे पास नहीं दी है, तो ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है 0 रेज पावर 0। तो ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अब स्टूडेंट जब हम 0 की बात करते हैं, 0 जो होता है ये एक साइनलेस क्वांटिटी होती है। 0 जो होती है ये एक साइनलेस क्वांटिटी है। 0 कौन सी क्वांटिटी है? साइनलेस क्वांटिटी। जब 0 की बात करते हैं साइनलेस क्वांटिटी है, यानी 0 जो है ये ना नेगेटिव होता है ना हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन 0 जो है वो एक इवन नंबर होता है। इसके लिए आप सर्च भी कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर ले, वहां पर आप इसका प्रूफ में पा सकते हैं कि 0 जो है ये इवन क्यों है। तो 0 जो हमारे पास है ये एक साइनलेस क्वांटिटी हमारे पास है। इसका साइन ना हमारे पास नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। और ध्यान रखिए, तो इसके लिए जो फॉर्म हमने लिए 0 डिवाइडेड 0.0 मैंने लिया या 0 रेज पावर 0 लिया मैंने, ये जो नंबर्स हमारे पास हैं ये हमारे पास हो गए इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास आ गए, यानी यहां पर हमारे पास मैथ की हद नहीं है। मैथ की हद यहां तक थी, लेकिन यहां इन्हें मैथ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब मैथ ने ना ही एक्सप्लेन किया 0/0 को, ना ही एक्सप्लेन किया 0 रेज पावर 0, ऐसी चीजें हैं, ऐसे ही बाकी फॉर्म है जो मैंने अभी आपको लिखा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यहां पर मैथ की हद जो है वो खत्म हो जाती है। जब मैथ की हद यहां पर खत्म हो जाती है तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो अब हम देखते हैं कि हम लिमिट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि लिमिट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम देखें कि लिमिट्स को हम लिखते कैसे हैं। लिमिट्स को मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। मिसाल के तौर पर एक नॉन स्टॉप बस एक है, वो किसी एक स्टेशन से किसी एक जगह से निकली और दूसरी जगह जाना है। मिसाल के तौर पर 2 प्लेसेस हैं, एक ए है और दूसरी प्लेस जो है ये बी है, प्लेस ए एंड प्लेस बी, ठीक है। यहां पर अगर हम देखते हैं प्लेस ए से प्लेस बी तक एक बस को जाना है, नॉन स्टॉप बस एक है, प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है। और प्लेस बी पर जो पहुंचने की जो टाइमिंग यहां पर है, प्लेस बी पर जो पहुंचने की टाइमिंग है, समझ लें कि यहां से निकलने के बाद प्लेस बी तक जो है यहां पर 10 बजे या 11 बजे, हम समझ लें मिसाल के तौर पर, चलिए जी 10 बजे तक यहां पर पहुंचना है। प्लेस बी तक कितने बजे पहुंचना है? 10 बजे पहुंचना है। अब ये डिस्टेंस जो इनके बीच में है, यहां से बस निकलती है और ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को 10 बजे तक इसने कवर करना है। जो भी बस चल रही है इसने 10 बजे तक कवर करना है। हम क्या काम करते हैं, हम लेते हैं मिसाल के तौर पर जो ये डिस्टेंस हमारे पास है, इस डिस्टेंस को हम एक फंक्शन में लेते हैं। मिसाल के तौर पर फंक्शन हम लेते हैं, टाइम के फंक्शन में हम ले लेते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है ना। अब जब ट्रेन ने बस ने चलना शुरू किया, जब बस निकलने के बाद टाइम के साथ साथ जितना बस जो है, मतलब अगर 8 बजे यहां से निकल गई, 10 बजे यहां पहुंचना है, टाइमिंग बराबर है पहुंचने की 10 बजे, तो इसका मतलब जैसे जैसे बस जो है वो चल रही है, टाइम जैसे जैसे आगे मतलब कम हो रहा है बस का,
अब टाइम कम हो रहा है तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो ये डिस्टेंस है बस का और इस प्लेस बी का ये भी कम होता जाएगा। डिस्टेंस जो है बस का वो भी कम होता जाएगा। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि जो लिमिट है, लिमिट को आप LIM में भी लिखते हैं स्टूडेंट्स और आप LT में भी लिख सकते हैं। ये LT भी लिख सकते हैं, LIM भी लिखते हैं, ठीक है। तो LIM ही हम लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, हमारे पास मिसाल के तौर पर 10 बजे पहुंचना है तो x टेंड टू 10। ये जो फंक्शन हमारे पास है, जो t हमारे पास है, तो इसे हम ले सकते हैं ft इज इक्वल टू 0। जब 10 बज जाएंगी, कंप्लीट 10, ठीक है ना, 10 बजे पहुंचने का टाइम है, अब उस वक्त जो हमारे पास जो ये बस और इस प्लेस का जो डिस्टेंस होगा वो कहां पहुंच जाएगा? 0 पर। जब x टेंड्स टू 10 यानी बराबर 10 बजने के करीब या 10 बज जाएंगे, तब जो हमारे पास जो इस बस का टाइम, इस बस का डिस्टेंस और इस प्लेस का जो डिस्टेंस है वो उस वक्त कितना होगा? 0। ऐसी सिचुएशंस के लिए जैसे मैं आपसे एक कहूं आपसे कि ये जो हमारे पास है, ये एरो जो हमारे पास है, ये होता है टेंड्स टू, यानी हम कह सकते हैं कि अप्रोच टू भी कह सकते हैं आप। ये अप्रोच है कि x जो है हमारे पास, ये अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ? 10 की तरफ। यानी टाइमिंग जो है ये किसकी तरफ जा रही थी? यहाँ 10 की तरफ। टाइम इंक्रीज हो रहा था ना, 10 की तरफ जा रहा था, अप्रोच हो रहा था 10 में। तो ऐसे ही इक्वल टू 10 नहीं, अप्रोच हो रहा है 10 में, 10 की तरफ जाना। ऐसे ही हम ये जो एरो हमारे पास है, इसे हम कहते हैं टेंड्स टू, यानी x टेंड्स टू 10, x टेंड्स टू 10। ऐसे ही हो सकता है x टेंड्स टू 11, ये होता है लिमिट, ठीक है ना। अब ये लिमिट की जरूरत कहां पड़ती है? लिमिट, जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि लिमिट हमारे पास में, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ये दूर की वैल्यू को दिखाता है। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं, एक दूरबीन होती है, दूरबीन की बात कर ले, हमारे पास हम किसी चीज को देखना चाहते हैं लेकिन वो चीज हमसे बहुत दूर है, इतनी दूर है कि हम उसको किससे देखते हैं? एक दूरबीन से देखते हैं। जब हम उसे एक दूरबीन से देखते हैं तो वो चीज जो है वो हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब नजर आती है, नजदीक नजर आती है। नजदीक नजर आती है तो हम अंदाजा करते हैं नहीं ये कैसी है, दूर से हमें पता ही नहीं चलता ये कैसी है, लेकिन नजदीक जब पहुंच जाती है, दूरबीन के जरिए देखते हैं तो वो हमें कुछ साफ साफ नजर आने लगता है कि नहीं ऐसा हो सकता है, वो चीज जो है वहां पर ऐसी है। दूर से दूरबीन से देखते हैं, दूर की चीज है, नजदीक लाकर हम देख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या काम करते हैं कि लिमिट्स के जरिए हम क्या काम करते हैं? लिमिट्स के जरिए हमें एक एरिया मिलता है। लिमिट्स जो है, लिमिट्स के जरिए हमें एक एरिया मिलता है। इस एरिया से हम क्या काम करते हैं? इससे हमें ये एरिया मिलता है कि जहां तक हमारे पास हमारी जो नॉर्मल मैथ है, जो करंट मैथ जो है, जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, नॉर्मल मैथ जो की जब हम बात करते हैं, जो करंट मैथ हमारा है, जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है तो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। काफी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं लिमिट्स के जरिए, और लिमिट हमें ये एरिया देता है कि अगर ये चीजें मैथ के जरिए प्रूव हो सकती हैं, मतलब उन्हीं चीजों का प्रूफ देता है, लिमिट के जरिए हम देते हैं। हम मान लेते हैं कि लिमिट्स के जरिए वो चीज, कोई आंसर हमें मिल जाता है, फिर हम कहते हैं कि मैथ में इसका आंसर ये हो सकता है। अगर मैथ आंसर देता तो इसका आंसर ये होता है, यानी उस किसी चीज की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। कोई ऐसा आंसर जो मैथ नहीं दे पाया, लेकिन जब लिमिट्स के जरिए हम लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, अगर मैथ इस चीज का ये आंसर देता तो इस तरीके से होता। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स ने 9th में पढ़ा है, जो पहला लेसन है, शायद पहले लेसन में ही क्वेश्चन है, वहां पर एक नंबर था कि वहां पर आप रिप्रेजेंट करते हैं 0.99 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, एक रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इसमें आपको कुछ हैरानगी लगी 0.99 में, और जो आपका आंसर मिल रहा है, मतलब इसमें आप कुछ अपने आंसर में जो आपने एक्स लिया उसमें, और जो आपका आंसर मिला है, क्या उसमें कोई आपने कुछ देखा, कुछ एक जैसा पाया? तो वहां हम देखते हैं कि एक्स हम लेते हैं, लेट्स एक्स इज इक्वल टू 0.999। फिर लास्ट पर हमारे पास एक्स जो है वो 1 के बराबर मिलता है। वहां हम क्या करते हैं? हम लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 0.99 जो है वो अप्रोच हो रहा है 1 की तरफ। क्योंकि कोई चीज अगर हो नहीं रही लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा हो रहा है, तो हम ले लेते हैं, चलिए ठीक है, जो ये कि ये 1 के बराबर हो गया तो हम अप्रोच कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता, हालांकि हुआ नहीं था लेकिन हम मान लेते हैं चलिए ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर हम क्या काम करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स यहां पर ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं लिमिट्स की कुछ एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश कीजिए कि लिमिट्स हमारे पास क्या है। अगर आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन एक है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी तरफ अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेटर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ऐसे लिख लूंगा। आपके पास एक फंक्शन है n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हम क्या काम करते हैं, n की कुछ वैल्यूज लेते हैं,
इफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप ले सकते हैं n की वैल्यूज जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसी तरीके से 99 ले सकते हैं, फिर 999 ले सकते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब हम ये n की वैल्यूज इस तरीके से लेते हैं, जब हम n की वैल्यू लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमने लिया इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n हमारे पास 1 के बराबर है तो ये फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1 प्लस 1। इसी तरीके से ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, इसी तरीके से बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, इसी तरीके से बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, इसी तरीके से बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6, इसी तरीके से बन जाएगा 99 प्लस 1 आ गया ना 100। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 1000। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा यहां पर एंड सो ऑन। हम ऐसे ही ले सकते हैं, नंबर ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम इतना ही ले सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास ये फंक्शन एक है, इस फंक्शन में हमने n की वैल्यू ले ली 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही ले ली हमने n की वैल्यूज। उसके बाद हमने देखा कि हमने जो हमारे पास n की वैल्यूज हमने दी, तो ये फंक्शन हमारे पास किस तरीके के बराबर आ गई हमने देखा। फिर हम क्या काम करते हैं कि जो ये फंक्शंस हमारे पास है इसे हम डेसिमल फॉर्म में ले लेते हैं। जब हम डेसिमल फॉर्म में लेते हैं तो ये फंक्शन हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 को 2 के साथ डिवाइड करें 0.5। इसी तरीके से ये हमारे पास जो है 2 को 3 के साथ डिवाइड करें स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास 0.6 बार, क्योंकि रिपीट होगा हमारे पास। इसी तरीके से ध्यान रखिए हमारे पास 3/4 जो हमारे पास है 0.75। इसी तरीके से आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 5 जो आपके पास है 0.8 कुछ और भी हो सकता है, इसके साथ और भी नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहां पर हमारे पास 3 को जब हमने डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास 0.8, ऐसे ही 5 को हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास कुछ 0.9 कुछ आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास है 0.99, ऐसे ही हम देखते हैं यहां पर 0.999 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। तो जब हम यहां पर ये देखते हैं, ये हमारे पास आ गया 0.5 0.6 0.75 0.8 0.99 0.99 0.99। उसके बाद अगर हम देखें ऐसे ही कंटिन्यू अगर हम ले लेंगे तो ये नंबर जो है, जैसे कि यहां पर अगर हम ले लेंगे तो डिवाइड किसके साथ, यहां पर 10,000 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.99999 एंड सो ऑन। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर जो हमारे पास है, जब हम n की वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम n की वैल्यूज दे रहे हैं, ये नंबर जो है ये अप्रोच होकर जो है ये किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। अप्रोच होकर किसकी तरफ, अब ये जा रहा है 1 की तरफ जा रहा है। तो जब ये 1 की तरफ जा रहा है, एक दूर का नंबर हमारे पास आ जाएगा, तो हम ये तस्वर कर सकते हैं कि इन्फिनिटी हमारे पास एक नंबर हम ले लेते हैं। जब ये नंबर इन्फिनिटी तक, जब हम n जो है वो इन्फिनिटी में ले लेंगे तो हमारे पास ये नंबर जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं लिमिट जो हमारे पास है, जो लिमिट हमारे पास यानी इन्फिनिटी, जब n हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर होगा, जो हमारे पास ये f ऑफ x जो हमारे पास जो ये फंक्शन जो हमारे पास है, ये फंक्शन हमारे पास 1 के बराबर हो, हम मान लेते हैं क्योंकि अप्रोच हो रहा है ना 1 की तरफ। जब ये 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जब n इन्फिनिटी होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही हमने लिया, हम ये देख रहे हैं कि ये किसकी तरफ जा रहा है, 0 से 0.5 से शुरू हुआ और उसके बाद ये 0.999 ऐसे ही जो है ये अप्रोच कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, आपके पास क्वेश्चन था 0.99, उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे p/q के फॉर्म में। वहां पर हमारे पास x हमने लिया 0.99, लेकिन x हमारे पास मिलता था 1 के बराबर। फिर वहां क्वेश्चन में कहा गया था कि आप x जो है उसको क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू, तो हमने वहां पर आप पढ़ते हो, हम ये लिखते हैं वहां की x 0.99 goes on forever, so there is no gap between 0.999 and so on and 1। इनके बीच में कोई गैप हम नहीं लेते हैं, इसलिए हम कंसीडर कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली कि x जो है वो हमारे पास 1 के बराबर हो गया। वैसे ही हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि यहाँ अप्रोच जो है वो जा रही है किसकी तरफ, 1 की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन हमारे पास है ये 1 के बराबर है, अगर हमारे पास n जो है अप्रोच हो रहा है किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो यानी एक ऐसा नंबर आ सकता है कि वो 1 के बराबर हो जाए। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन लिमिट्स में हमें ये चीजें जो है वो माननी पड़ती है, लिमिट्स में हमें ये चीजें जो है वो दिखाई जाती हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि अगर मैथ में ये चीज प्रूफ हो जाए तो ये इसके बराबर होगी। ये हम लिमिट्स के जरिए करते हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि एक पॉलीगन आपके पास होती है। पॉलीगन जो हमारे पास सबसे कम साइड वाली पॉलीगन है वो क्या है, ट्रायंगल,
ठीक है ना। अब पॉलीगन के साइड्स हम इंक्रीज करते जाएं, पॉलीगन के साइड्स आप प्रैक्टिस कर लेना, पॉलीगन के साइड्स आप इंक्रीज करते जाएं इंक्रीज करते करते ऐसा स्टेज आ जाता है इंक्रीज करते करते कि वो पॉलीगन जो है ना वो हमें सर्कल में कन्वर्ट होती दिखती है। पॉलीगन को आप कन्वर्ट करते जाए ना, साइड्स इंक्रीज करते जाएं, जब साइड्स इंक्रीज करते जाएंगे पॉलीगन जो है वो हमें किस में कन्वर्ट होती दिखती है, हमें ऐसा लगता है कि पॉलीगन जो ये सर्कल बन रही है। हालांकि वो सर्कल बनती नहीं है, लेकिन हमें लगता है ऐसा कि ये सर्कल बन जाएगी। हालांकि सर्कल बनेगी नहीं, लेकिन लगता है ऐसा कि ये सर्कल बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लिमिट होगी, अगर हम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इंक्रीज करेंगे, मिसाल के तौर पर पॉलीगन के लिए हम लेते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ साइड्स जो होते हैं पॉलीगन के अगर हम इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, तो जो पॉलीगन हमारे पास होगी, ये जो पॉलीगन हमारे पास होगी, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तो पॉलीगन हमारे पास जो है वो सर्कल के बराबर हो जाएगी। हालांकि होगी बात, लेकिन अब ऐसे ही देखें, आप खुद भी प्रैक्टिस करें, ग्राफ पर आप एक कॉपी ले लें, साइड्स इंक्रीज करते जाएं तो हमें ऐसा लगने लगता है, दिखने लगता है कि पॉलीगन जो है वो किसके बराबर हो रही है, पॉलीगन जो है वो सर्कल के बराबर हो रही है, सर्कल बन रही, एक पॉलीगन जो है वो सर्कल में कन्वर्ट हो रही है। यानी अगर आप एन जो है नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इन्फिनिटी तक ले जाएं, एक दूर की वैल्यू तक ले जाएं, एक बहुत बड़ी वैल्यू तक ले जाएं, तो हमारे पास जो ये पॉलीगन है ये एक सर्कल के बराबर हो सकती है, ऐसा हमें लगने लगता है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। जब हम आर्किमिडीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या काम किया था कि सबसे पहले जो है एरिया ऑफ सर्कल के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आर्किमिडीज की बात करते हैं, उन्होंने क्या काम किया था, एरिया ऑफ सर्कल जो है इसी मेथड से निकाला था। नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते गए इसी तरीके से जो है एरिया ऑफ सर्कल जो है उन्होंने निकाला था। उसके बाद पाई आ गया, पाई आर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल मिल गया। जब पाई का वजूद हुआ तो पाई जो है ज्यादा कन्वीनियंट माना गया, ज्यादा बेहतर माना गया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए ज्यादा आसान भी है और ज्यादा अच्छा भी है, मोर कन्वीनियंट माना गया पहले मेथड से, तो इसलिए पाई जो है फिर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अब हम क्या काम करते हैं कि जो हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि अब ठीक है, हमने देखा कि लिमिट्स इस्तेमाल होते हैं, लिमिट्स होती क्या है ये हम देख रहे हैं। अब लिमिट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और लिमिट्स का इस्तेमाल जो है वो कहां कहां पर किया जा सकता है, लिमिट्स का इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है, या लिमिट्स का इस्तेमाल जो है वो हम कहां पर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक फंक्शन लेता हूं, ध्यान रखिएगा। एक फंक्शन हमारे पास है, हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ये एक फंक्शन हमारे पास है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अगर हम लेते हैं हमारे पास एक्स माइनस 2 है। अगर हम ले लेंगे यहां पर इफ एक्स इज इक्वल टू 1, हमारे पास ये आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब हम 2 लेते हैं ना, क्योंकि 2 माइनस 2 0 बन जाएगा, और अभी हम देख रहे थे कि जब 0 डिवाइडेड बाय 0 बन जाए, 0 डिवाइडेड बाय 0 बन जाए, तो वो हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसको मैथ ने एक्सप्लेन नहीं किया। ये हमारे पास जो फॉर्म होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। जो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, यानी इनको मैथ ने इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए, इनके सॉल्यूशंस के लिए हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके सॉल्यूशंस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब हम अगर लेते हैं एक्स की वैल्यू जो है, अगर हम लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अगर x जो है वो 2 के बराबर होता है, तो हमारे पास यहां आंसर क्या मिलेगा वो हमें चाहिए। अगर x किसके बराबर हो, 2 के बराबर, x टेंड्स टू 2 बन रहा है, तो यहां पर 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, तो ये बन जाएगा ना 0 डिवाइडेड बाय 0। और जब ये 0 डिवाइडेड बाय 0 बन गया तो ये हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया तो इसके लिए हम लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 2 हमें लेना है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हमारे पास मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी हमारे पास है, टेबुलर मेथड भी हमारे पास है, और अलजेब्राइक मेथड भी हमारे पास है। इन मेथड से हम क्या काम करते हैं, इन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड के साथ साथ हमारे पास टेबुलर मेथड है, और उसके बाद अलजेब्राइक मेथड हमारे पास है, ठीक है। सबसे पहली चीज हम क्या काम करेंगे, हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। अब इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व किससे करेंगे, सॉल्व हम करेंगे इससे ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम एक यहां पर लेते हैं x और यहां पर लेते हैं fx। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट अच्छे से। अब जब ग्राफिकल मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा हम वैल्यूज लेते हैं ग्राफ हमारा उतना आसान होता है। ये हमेशा याद रखना कि जितनी ज्यादा वैल्यूज हम लेंगे उतना ज्यादा हमारा ग्राफ जो है वो आसान होता है।
तो बीच में हम ले लेते हैं 2। क्या लेंगे? 2 किस लिए लिया बीच में हमने? क्योंकि जब हम यहाँ 2 ले रहे हैं ना, व्हेन x इज इक्वल टू 2, हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, यानी एक ऐसा फॉर्म बन रहा है जो डिफाइन नहीं होगा, एक ऐसा फॉर्म बन रहा है। चलिए ठीक है, हम इन्फिनिटी नहीं, फिलहाल हम इसे नॉट डिफाइंड कह देते हैं कि ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0/0 आ गया ना, इसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब हम लेते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 के बाद यहाँ 1, यहां पर 3 4 5, यहां पर हम ले लेते हैं 1, उसके बाद हम ले लेते हैं 0, और 0 के बाद ले लेते हैं -1। जब हम x की ये वैल्यूज लेंगे, हमारे पास f(x), यानी जैसे कि आप ग्राफ बनाते हैं और आप xy लेते हैं, y एक्सिस जो है उस पर हम फंक्शन x हम ले लेंगे। तो यहां पर हमारे पास जब ये वैल्यूज आप लेंगे, x की जब ये वैल्यूज आप लेंगे, आपके पास फंक्शन x जो है वो क्या बनेगा? ठीक है स्टूडेंट, तो फंक्शन x जो हमारे पास होगी वो यहां पर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज ही आपके लिए दे दूंगा। जब आप x ले लेंगे -1 के बराबर, तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। जब यहाँ 0 के बराबर ले लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। जब आप 1 के बराबर ले लेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जब 2 लेंगे तो नॉट डिफाइंड आ गया। जब 3 लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। जब 4 लेंगे यहाँ 6 आ जाएगा। जब 5 लेंगे यहाँ 7 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स की हमारे पास कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, लेकिन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं किससे? आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो अब हम क्या काम करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। अब हमें मत मालूम है हम इसकी लिमिट्स कैसे लेंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ऐसे है कि अगर लिमिट हमें लेनी है x टेंड्स टू 2, अगर x 2 के बराबर है तो हम यहां पर लेते हैं x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2। ये किसके बराबर होगा वो हमें चाहिए, ये किसके बराबर होगा वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ की तरफ अच्छे से ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, और ये बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहां पर हमारे पास ओरिजिन होता है, यहां पर हम क्या काम करते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे यहां पर ध्यान रखिएगा। तो यहां आ गया हमारे पास -1 -2, सॉरी यहां पॉजिटिव क्योंकि आप में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5, हालांकि इतना माइनस में हमारे पास है नहीं। तो यहां पर रखिए स्टूडेंट्स ध्यान। अब यहां हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू -1, जब x हमारे पास -1 के बराबर है, फंक्शन हमारे पास किसके बराबर है? 1। तो ये हमारे पास यहां पर है, ध्यान रखिएगा। व्हेन x इज इक्वल टू हमारे पास -1, जब x जो हमारे पास है -1 के बराबर है, फंक्शन जो हमारे पास है वो 1 के बराबर है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास -1 है, फंक्शन जो हमारे पास है ये किसके बराबर है? 1। अब यहां पर व्हेन x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2 के बराबर है, ध्यान रखिएगा। ये 0 के बराबर है, तो फंक्शन जो हमारे पास है ये 2 के बराबर हो गया यहां पर। जब हमारे पास 1 है, यहां 3 है, तो जब ये हमारे पास 1 है, ये किसके बराबर? 3, ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसी तरीके से जब हमारे पास 2, यहां पर नॉट डिफाइंड, 2 के बारे में हमें कुछ पता नहीं, 2 है, 2 यहां पर है। इसी तरीके से जब यहां 3 है, फिर 5, यहां पर वैल्यूज लेने में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ग्राफ बनाने में स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्राफ बनाने में मुझे लगता है थोड़ा सा हमने शायद ऐसे ही जब आप ले लेंगे 3 फिर 5 फिर आ गया 4 एंड 6, यहां पर 4 यहां से 6, जब यहां से ले लेंगे 5 यहां से आ जाएगा 7 4 6, ऐसे ही 5 एंड 7। तो आप क्या काम करेंगे कि यहां पर अब हम देखते हैं कि जब यहां से 2 है, जब यहां से 2 के सीध में हम लेते हैं
और यहां से जब हम y एक्सिस पर देखते हैं तो ये हमारे पास जो है ये बिल्कुल 4 के करीब आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास x जो है ये 2 है, इस फंक्शन जो y एक्सिस पर हमारे पास नंबर आ रहा है वो हमारे पास है 4। ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप ऐसा कीजिएगा कि ग्राफ आप अच्छे से कॉपी पर बनाएं। जब आप अच्छे से बनाएंगे तो आपको ग्राफ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपका ग्राफ अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये नंबर हमारे पास मिल रहा है ये 4 के बराबर मिल रहा है। किसके बराबर मिल रहा है? 4 के बराबर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, जो हमारे पास 2 के बराबर है, और ये जो फंक्शन हमारे पास है ये फंक्शन हमारे पास 4 के बराबर आ गई। या इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पर जो फंक्शन आपके पास है फंक्शन x इज इक्वल टू 4, ये फंक्शन जो आपके पास आ गई ये 4 के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो 2 हमारे पास था यहां इसमें नॉट डिफाइंड हमारे पास था, लेकिन जब हमने ग्राफ बनाया हमने ये देखा कि ये 2 जो है यहां से 4 के नजदीक, ये 4 की तरफ यहां पर अप्रोच कर रहा है। तो यहां पर हम देखें ये 4 के सीध में आ रहा है, तो हम मान सकते हैं कि चलिए जो है ये लिमिट देने से हमारे पास इसका आंसर जो है 4 मिल गया, और हम ये कह सकते हैं कि अगर मैथ में इसका कोई आंसर मिलेगा वो आंसर जो है वो 4 होगा। इस तरीके से हमें लिमिट्स में इसका आंसर मिला। ये ग्राफिकल मेथड है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से जो आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स वो होता है अलजेब्राइक। तो ग्राफिकल के बाद में एक मेथड आज ही दिखा देता हूं, वो है टेबुलर मेथड। कि टेबुलर मेथड से आप इसी फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेबुलर मेथड जो हमारे पास होता है, ग्राफिकल के बाद टेबुलर और उसके बाद रह जाएगा अलजेब्राइक, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अब टेबुलर हमारे पास जो मेथड होता है, टेबुलर मेथड्स में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो टेबुलर मेथड हमारे पास होता है इसमें हम क्या काम करते हैं, वैल्यूज लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है, मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या था, फंक्शन x जो हमारे पास है वो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो हम x इसके बराबर लेते हैं, x टेंड्स टू 2 के बराबर। तो हम यहां पर लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम क्या काम करते हैं कि जो हमारे पास x जो हमारे पास है वो लेस देन 2 ले लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से x लेस देन 2 हमारे पास हो गया। लेस देन 2 के बाद जब लेस देन 2 है तो फंक्शन हमारे पास क्या बनेगी, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम क्या काम करते हैं, लेस देन 2 के बाद x जो है हमारे पास लेस देन 2 के बाद हम ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं। जब ग्रेटर देन 2 लिया तो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा वो हम देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो जब भी हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो नंबर हमारे पास है 2, तो जब हम 2 की वैल्यूज देंगे, लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यूज लेंगे, वो हमेशा हम 2 के बिल्कुल करीब की वैल्यू लेंगे। लेस देन लेंगे तो करीब वाले ले लेंगे, और ग्रेटर देन लेंगे तो नेबरहुड में जो वैल्यूज आएंगी, जो बिल्कुल नजदीक वैल्यू होंगी वही वैल्यू लेंगे। जैसे कि यहां पर अगर हम लेते हैं x इज लेस देन 2, लेस देन 2 में हम यहां 1.9 लेंगे। क्या लेंगे, जब आप x की वैल्यू 1.9 लेंगे, यहां पर आप 1.9 का स्क्वायर लेंगे, -4 करेंगे, यहां 1.9 में से -2 करेंगे, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जो फंक्शन आपके पास यहां पर बनेगी वो आ जाएगी आपके पास 3.9 के बराबर। इसी तरीके से यहां अगर आप ग्रेटर देन 2 लेंगे तो 2.1 ले लें, और जब आप 2.1 लेंगे 2.1 का स्क्वायर ले लें, माइनस करेंगे 4, 2.1 - 2, इसे डिवाइड करेंगे, जो आपके पास नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.1। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 4.1। इसी तरीके से आप क्या काम करेंगे कि यह वैल्यू थोड़ी चेंज करते जाएंगे। पहले 1.9 लिया, अब हम ऐसा कर सकते हैं, वैल्यू जब आप इंक्रीज करेंगे तो आप ले लें 1.99। जब 1.99 आप यहां पर वैल्यू ले लेंगे, फंक्शन में यहां पर 3.99 बनेगा। यहां पर हमारे पास जब 2.1 था, आप 2.01 दे दें आप, ठीक है ना। जब 2.1 दिया फिर 2.01 दे दें, ये बनेगी आपके पास 4.01। ऐसे यहां पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से 1.99 दे दें, फिर 9 दे दें आप, तो ये बनेगा आपके पास 3.999। ये बनेगा आपके पास यहां पर आप 2.01 दिया, आप 2.001 दे दें, ये बनेगा 4.001। इसी तरीके से जब आप ये वैल्यूज देंगे तो हमारे पास हम ये देखेंगे कि यहां पर कि जब जो हमारे पास फंक्शन आ रही है, जब यहां पर हम वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर वैल्यूज हम इसके करीब की दे रहे हैं, या यहां पर हम वैल्यूज दे रहे हैं, ये 3.99 और यहां पर 4.001, यहां से भी ये 4 के करीब आ रहा है। पहले 4.1 था, अब 4.1 से ही छोटा हो गया ना 4.01, फिर उससे भी छोटा हो गया 4.001, यानी ये अब 4 की तरफ आ रहा है कम होकर।
इसी तरीके से जब हम 1.99 यहां पर हमने वैल्यूज इंक्रीज की, यहां पर हम देखें 3.9 था, फिर उससे थोड़ा बड़ा हो गया 3.99 बन गया, फिर उससे बड़ा हो गया 3.99। यहां से वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हैं, ये 4 की तरफ बढ़ रहा है। यहां से वैल्यूज जो है वो हम यहां से वैल्यूज हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी 4 की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां पर ये डिक्रीज होकर कहां 4 की तरफ। यहां से वैल्यूज जो है हम कम कर रहे हैं तो लगातार जैसे ही वैल्यूज यहां पर लेस देन 2 ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो यहां पर ये उतना 4 के करीब जा रहा है। तो दोनों सिचुएशन में हम देखते हैं वैल्यू जो है वो 4 के करीब जा रही है। तो इससे हम क्या काम कर सकते हैं, इसमें भी हम लिख सकते हैं जो लिमिट हमारे पास है x टेंड्स टू 2, अगर x 2 के बराबर हमारे पास है, जो फंक्शन हमारे पास है फंक्शन x जो है वो होगा 4 के बराबर। किसके बराबर? लेकिन इन दोनों मेथड से जो बेहतर मेथड है वो हमारे पास है अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड से हम सॉल्व करेंगे जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनमें, और उसमें एग्जांपल भी थोड़ी ज्यादा ले लेंगे, थोड़ा टाइम भी क्योंकि इस क्लास में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा ये ज्यादा क्लास जो है एक साथ देखना। तो हम यहां देख लें कि जब लेस देन 2 वैल्यूज ली या ग्रेटर देन वैल्यूज 2 ली, दोनों सिचुएशंस में क्या हो रहा है कि जो हमारी फंक्शन का जो फंक्शन हमारे है इसका जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो 4 के करीब आ रहा है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जब हम एक नंबर इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, चाहे यहां से ले लें या यहां से ले लें, दोनों सूरत में जब भी हम इन्फिनिटी तक एक नंबर ले जाएंगे तो हम ये मान सकते हैं कि एक नंबर ऐसा भी आ सकता है कि वो नंबर देने से हमारे पास जो फंक्शन है वो 4 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों सिचुएशन में जो है ये 4 के करीब आ रहा है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। और एक और चीज याद रखें कि जो ये लिमिट्स हम लेते हैं ना लेस देन 2, अगर आपके पास नंबर 2 है उसकी दो वैल्यूज हम लेते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन, ग्रेटर देन एंड लेस देन। जो ग्रेटर देन वैल्यूज हमारे पास है वो राइट हैंड में आती है, और जो लेफ्ट हैंड में वैल्यूज हम लेते हैं वो जो स्मॉलर देन 2 लेंगे, जो नंबर हमारे पास होगा उससे स्मॉलर वैल्यूज जब लेते हैं, लेस वैल्यूज लेते हैं, वो लेफ्ट साइड में आती हैं, ग्रेटर वैल्यूज राइट में आती हैं। तो ये जो साइड हमारे पास है, ये जो हमारे पास लिमिट्स हम यहां लेते हैं इन्हें हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट्स एंड राइट हैंड लिमिट्स। तो इसके साथ आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाता है। ये वैल्यू जो हम लेते हैं, ये जो लिमिट्स हम ले रहे हैं, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट्स, और यहाँ पर जो हम लिमिट्स ले रहे हैं वो हो गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट्स। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की आपको आज की क्लास जो है अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है इनके लिए ही लिमिट्स का इस्तेमाल जो है ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हम करते हैं अलजेब्राइक मेथड जो हमारे पास होता है। तो अलजेब्राइकल मेथड जो है जब हम उसका अप्लाई करेंगे तो उसमें आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि लिमिट्स जो है उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को आज की क्लास जो है पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और सब क्लास जो है सभी स्टूडेंट जो है वो अच्छे से इस क्लास की तरफ तवज्जो भी देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। समझना थोड़ा मुश्किल हो भी सकता है क्योंकि अभी तक आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, फर्स्ट टाइम आप ये चीजें पढ़ रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम पढ़ा जाता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है। आप यकीन जाने कि जब आप 1-2 क्लासेस इस लेसन की ले लेंगे तो अच्छे से जब इस वीडियो को ही 1-2 मरतबा देख लें, उसके बाद जब आप क्लास में कंटिन्यू अच्छे से हर एक क्लास हर एक वीडियो जो है उससे अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको ये क्लास जो है ये लेसन जो है बहुत ही आसान लगने लगेगा। और लिमिट्स जो है ये बहुत ही अहम चीज है आपके लिए, आपको 12th में भी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट जो है अच्छे से इसको देखें और समझने की कोशिश करें। आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।